हेलो स्टूडेंट, आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको ये वर्ड को समझना बहुत आवश्यक है कि औद्योगिक क्रांति से पहले मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता था। देखिए, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या स्थिति थी, उससे पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। पूर्व औद्योगिक करण को जो है हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इन सब इसका मतलब ये होता है कि जब फैक्ट्री का सेटअप नहीं था, मतलब जब फैक्ट्री नहीं थी तब भी उत्पादन तो होता था। और यूरोप, जब हम यूरोप की, अभी हम पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। और यह ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए जो है, जो गुड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो तैयार की जा सके। तो इसी को ही हम जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है। मतलब जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं बच्चे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आती है फैक्ट्री। आपको बहुत बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, यही सब हमारी बात हमें ये सब हमारे माइंड में ख्याल आता है। और हम हमेशा जो है फैक्ट्री में होने वाला जो प्रोडक्शन है उसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण के साथ जोड़कर देखते हैं। और जब हम औद्योगिक मजदूर की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूर से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्री की स्थापना से शुरू होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू हुआ है। पर इस सोच पर एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन या पूर्व औद्योगिकरण, ये क्या है? इसमें क्या था, अभी तक देखिए इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी कोई इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। तो उससे पहले भी बहुत मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत तीव्र गति से प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। और उस समय फैक्ट्रियां नहीं थी। तो इस सब को आप क्या कहेंगे? बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं, मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझना। आदि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है, वह चरण है जबकि फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई थी, पूरे यूरोप में इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता था। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री अगर यहाँ पे नहीं थी, फैक्ट्रियाँ या कारखाने स्थापित नहीं थे, तो फिर ये प्रोडक्शन किसके द्वारा और कहाँ किया जाता था। अगर हम 17 और 18 सेंचुरी की बात करते हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। देखो, 17वीं और 18वीं शताब्दी एक ऐसा सेंचुरी थी जब यूरोप के जो शहर के जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, जिन्हें हम सौदागर भी बोल सकते हैं, वो गांव की तरफ जो है उनका अटेंशन गया। और गांव में रहने वाले जो किसान थे, जो कारीगर थे, उनको उन्होंने पैसा दिया और उनसे उन वस्तुओं का उत्पादन करवाया जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए आवश्यक थी। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। आप जानते हैं कि 17 और 18 सेंचुरी वो समय था जबकि पूरे यूरोप में जो है वो उपनिवेशवाद का प्रारंभ हो गया था। और बहुत सारी कंट्री ने, जो बड़ी बड़ी कंट्री ने, उन्होंने अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो इस उपनिवेशवाद की स्थापना के बाद बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी थी और इसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना आवश्यक हो गया था। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था,
कि अगर आप सिर्फ अर्बन एरिया को देखें और वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाए तो इन चीज़ों की डिमांड जो थी उसे पूरा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इन व्यापारियों ने गांव की ओर रुख किया था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, व्यापारिक गिल्ड्स। देखो बच्चों, व्यापारिक गिल्ड से क्या आशय है? व्यापारिक गिल्ड्स मतलब कि व्यापारिक जो संगठन, जो व्यावसायिक संगठन होते थे व्यापारियों के, उसे ही गिल्ड्स कहा गया है। और ये लोग जो है शहरों में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। तो इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये जो है जो उसमें जुड़े हुए जो कारीगर थे उनको इन्होंने ट्रेनिंग भी देते थे, उस पर कंट्रोल भी रखते थे और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी देखते थे, मूल्य भी तय करते थे और व्यवसाय में कोई भी नए लोग नहीं आ सके, इस सब बातों को भी वो ध्यान देते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खाद्य उत्पादकों, खास प्रकार के उत्पादकों और उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। तो इन पे जो है इनको बहुत ज़्यादा राइट्स मिले हुए थे, जिसके कारण नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या किए कि जब अगर शहरों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी कि जो व्यावसायिक संगठन इतने मजबूत थे कि वो किसी भी नए व्यापारी को वहाँ पे टिकने नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो लोग, उनको व्यापार तो करना था तो वो कहाँ गए, वो गाँव की तरफ जाने लगे। गांव में बहुत गरीब काश्तकार होते थे, किसान होते थे, दस्तकार जो कारीगर होते थे, वो उन व्यापारियों के लिए काम करने लगे, जो कि जो व्यावसायिक गिल्ड्स जो होते थे उनके लिए काम करने लगे। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बिनकर काम चलाने वाले छोटे किसान, जिन्हें कॉटेजर कहते हैं, को गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। क्योंकि ये जो किसान थे ये बहुत गरीब थे और आप जानते हैं कि एक ही परिवार के मान लीजिए 8-10 लोग जो है वो एक ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके के कार्य का भी कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि वो कार्य जब 2 या 3 व्यक्ति भी कर सकते हैं तो उसमें पूरे परिवार का बोझ था। लेकिन चूंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था तो इस वजह से जो है वो उसी कार्य में लगे हुए थे, तो उनके पास जो है इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। तो जब उनको आमदनी का एक सोर्स उनको दिखाई दिया तो वो जो है इसके लिए तैयार हो गए थे। बहुतों के पास जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनमें घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब वहाँ पे मर्चेंट या सौदागर आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि देखिए किसानों को पैसे की तो ज़रूरत थी और जब इन लोगों ने उनको पैसे ऑफर किए तो वो उसके लिए रेडी हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। अच्छा, सबसे बड़ी एक विशेषता ये थी कि ऐसे जो कारीगर थे, ऐसे जो किसान थे, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको शहर में नहीं जाना था, वो अपने गांव में रहते हुए ही जो है वो कार्य कर सकते थे और जो समय था बचता था उससे अपने खेत को भी देख सकते थे। तो इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया और अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों को इस्तेमाल करने का मौका मिला। क्योंकि हम जानते हैं कि खेती में उस समय इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था कि पूरे एक घर परिवार के रोजी रोटी चल सके। तो एक तो जो इस तरीके की व्यवस्था हुई उसके कारण क्या हुआ, ये आदि औद्योगिक उत्पादन के फलस्वरूप उनकी आय में बड़ी बढ़ोतरी हुई और उन्हें पूरे परिवार के लोगों को अब जो है श्रम मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ कि अभी गांव के लोग जो अलग रहते थे और शहर के लोग अलग रहते थे, तो इन दोनों के बीच जो है एक घनिष्ठ संबंध बना, एक रिलेशन डेवलप हुआ। सौदागर रहते तो शहर में थे लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था, तो दोनों के बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन भी अब डेवलप हुआ था। इंग्लैंड में कपड़ा जो व्यवसायी है वो स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इसमें जो धागा मिलता था उसे बुनकर जो है वो फुलर और रंगशासों के पास ले जाया करते थे। इसमें कुछ वर्ड है, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि ये क्या है। जो स्टेपलर होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते थे जो ऊन को स्टेपल करते थे, यानी कि उसको छांटते थे। इसके बाद फुलर होते थे, वो ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि फुलर या फिर चुन्नटों का सहारा लेकर जो है वो कपड़े को समेटने का काम करते थे। फिर कार्डिग होते थे, तो ये उनमें मतलब कपास या ऊन को कताई के लिए जो है तैयार किया जाता था।
तो ये सारी प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होती थी, वो गाँव में ही लोग जो है करते थे। और लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, और ये तैयार होकर जो है माल जो है वो लंदन जाते थे, इसलिए लंदन को जो होता है वो फिनिशिंग मार्केट के नाम से जाना जाता था कि वहाँ पे फिनिशिंग होती थी। और उसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था कि वहाँ के आके सारी चीज़ें, जो कपड़े या जो भी वस्तुएं होती थी, वो सारी चीज़ उनको फिनिशिंग दिया जाता था, और उसके बाद यहाँ से इनको बेचा जाता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी, और इस पर सौदागरों का नियंत्रण था, मतलब जो व्यापारी थे उनका नियंत्रण था, और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घर में होता था। तो आपने देखा कि इससे पहले भी बहुत मास प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले, लेकिन वो मास प्रोडक्शन कहीं कारखानों में नहीं हो रहा है बल्कि घरों में ही हो रहा है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों के काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। मतलब कि देखिए, एक जो व्यापारी था उसके अंडर में 20 से 25 मजदूर होते थे जो कि प्रोडक्शन करते थे बहुत ही लार्ज स्केल पर। तो इसका मतलब यह होता था कि कपड़ों के हर व्यापारियों के पास बहुत सारे मजदूर काम करते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि यह एक तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, एक औद्योगिक प्रोडक्शन था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से पहले क्या स्थिति थी, किस तरीके से जो है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। और इसके बाद हमने देखा कि व्यावसायिक संगठन को समझा, यानी कि गिल्ड्स जो थे उन्होंने किस तरीके से प्रोडक्शन करवाया, और कैसे मास प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी होता था, यद्यपि वह कारखानों में नहीं होता था बल्कि घरों में किया जाता था।